आए 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 बहुत दर्द हो रहा है भाई। एक क्वार्टर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। साला किडनी निकाल लिया है। साथियों, ये फेमस डायलॉग जो कि हमारी हिंदी मूवी रन से लिया गया है। आई एम श्योर आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी। ये विजय राज जी का एक बेहतरीन मूवीज़ में से एक है। विजय राज हमारे बॉलीवुड मूवी के एक ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही कॉमेडी अच्छी मूवी है। साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है आखिरी उम्मीद। साथियों, क्या किसी आदमी की किडनी निकालने से ही उसके शरीर में दर्द होता है, या अगर हमारी किडनी में कोई डिजीज़ हो जाए, कोई बीमारी लग जाए तो क्या उसकी वजह से भी दर्द होगा? तो साथियों, आज हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किडनी में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और जिनकी बीमारियों की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो किडनी के फंक्शन के बारे में या किडनी रिलेटेड डिजीज़ के बारे में हम शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, आप सबको पता है हमारे शरीर में टोटल 5 ऑर्गन ऐसे हैं जो जिनको हम एक तरीके से एक्सक्रेटरी ऑर्गन कह सकते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन मतलब उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा, जो मतलब हमारे शरीर के वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फ्लश आउट करते हैं। ये जो 5 मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन हैं, इनमें सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्किन। हमारी स्किन जो चमड़ी है, ये स्किन रिमूव करती हैं हमारी बॉडी से स्वेट को। जो गर्मी में पसीना आता है वो भी एक तरीके से वेस्ट होता है जो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा सीबम सीबम में चिपचिपा सा ऑयली सा सब्सटेंस होता है। नॉर्मली जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी नाक के आसपास, हमारे यहाँ पे या यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ आप लोगों ने कभी फील किया होगा। इसके अलावा जो स्किन से सॉल्ट भी एक्सक्रीट्स होता है। सोल्ट जैसे कि आप गर्मियों में मान लो ब्लैक शर्ट पहन के बाहर निकले, थोड़ी देर में पसीना आ जाता है और वो पसीना जब सूखेगा तो वाइट वाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं हर जगह। तो वो एक तरीके से सॉल्ट होता है जो पसीने के रूप में हमारी बॉडी से निकलता है। जो सेकंड ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लंग्स साथियों, हमारे फेफड़े भी उतना करते हैं, एक्सक्रेट का काम करते हैं। और मेनली ये किस चीज़ का एक्सक्रेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हम सांस छोड़ते हैं। हमारी सांस से जो गैस निकलती है, हार्मफुल गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड, आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। इसके अलावा लंग्स जो है प्रोड्यूस करते हैं स्टीम को। स्टीम के इस तरीके से, जैसे हम लोग सर्दियों में, आप लोगों ने फील किया होगा कि बोलते वक्त, सांस लेते टाइम मुंह से एक भाप सी निकलती है, स्टीम निकलती है। तो वो भी एक तरीके से थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल ही है जो लंग्स अपने आप को साफ करने के लिए और बॉडी को साफ करने के लिए वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अलावा नोजल म्यूकस जो हमारी नाक के अंदर एक चिपचिपा सा लिटिल ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है, जिसको हम नोजल म्यूकस बोलते हैं। और वो एक फिक्स क्वांटिटी में, पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए। जनरली सबसे पहले तो ये म्यूकस जो है हमारे शरीर में जो हम सांस ले रहे हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में जाए। जो उस ऑक्सीजन में जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हैं वो तो इस नोजल म्यूकस में ही चिपक के रह जाते हैं। लेकिन अगर ये फिक्स क्वांटिटी में ना रहे, जरूरत से ज़्यादा हो, तो भी हमको सांस लेने में और कई तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जो थर्ड हमारा बॉडी का ऑर्गन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम आम भाषा में बड़ी आंत और मेडिकली वर्ड्स में जिसको हम कोलोन भी बोलते हैं। साथियों, कोलोन या बड़ी आंत का जो मेन काम है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना। अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम आम भाषा में लैट्रिन बोलते हैं और मेडिकली जिसको काइल बोलते हैं। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड एनल के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है, एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन ही हो गया। इसके अलावा जो फोर्थ हमारा मेन बॉडी ऑर्गन है, लीवर जो है अमोनिया को प्रोड्यूस करता है और अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में हमारी किडनीज के जरिए,
और ये अमोनिया या यूरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल, बॉडी से बाहर नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी को पकड़ लेंगी और जिनका इलाज काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर। इसके अलावा जो अगला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा किडनी, या यूं कह लीजिए कि जो किडनी है हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन है जब हमारे शरीर की सफाई करने की बारी आती है। साथियों, किडनीज का जो मेन काम है वो यूरिन प्रोड्यूस करना, जिसको हम नॉर्मली टॉयलेट कर बोलते हैं। जो यूरिन है उसके जो कुछ मेन एलिमेंट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे किसी यूरिन में ऑलमोस्ट 95% वाटर होता है, 2% उसमें यूरिया होता है और 3% उसमें अदर एलिमेंट जैसे अमोनिया, प्रोटीन, क्रेटीन, एल्बुमिन वगैरह। जैसे कि आपने कभी जैसे अपना यूरिन का टेस्ट करवाया होगा तो टेस्ट में ये सारे जो एलिमेंट है प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं का लेवल ये डिक्रीज हो या इंक्रीज होता है तो डॉक्टर उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि भाई आपको ये बीमारी हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारा यूरिन है उसका पीएच जो होता है वो 4.8 है। 4.8 का मतलब क्या है कि ये 7 से कम है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर है। हम जैसे कि केमिस्ट्री के हिसाब से जानते हैं, बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से, कि जो भी केमिकल या जो भी लिक्विड होता है अगर उसका पीएच बैलेंस 7 से कम है तो वो एसिड कैरेक्टरिस्टिक का होता है और अगर वो 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है। एक्यूरेट अगर 7 हो तो वो पानी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा का पानी वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसका पीएच बैलेंस अगर आप कभी चेक करो तो एक्यूरेटली 7 ही मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी यूरिन का कलर है वो लिटिल येलो होता है, हल्का सा पीले कलर का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी पित्त की थैली जो गॉल ब्लैडर है वहाँ से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है यूरोक्रोम। वो यूरोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से हमारे यूरिन का कलर थोड़ा सा येलोइश होता है। ये जो पित्त की थैली है, गोल ब्लैडर, ये क्या इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग प्ले करता है, क्यों इस तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं इस बॉडी से? या जैसे एक और हार्मोन है ब्लूबिरीन नाम का, ये ब्लूबिरीन की प्रेजेंस की वजह से हमारी लैट्रिन का, हमारे काइल का जो कलर होता है पीला होता है। तो ये जो गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग है वो हम किसी और वीडियो में इसके बारे में कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा यूरिन है उससे एक बहुत गंदी स्मेल आपने फील की होगी कई बार। वो स्मेल किस लिए होती है? क्योंकि हमारे यूरिन में अमोनिया की प्रेजेंस होती है। तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनीज हैं। किडनीज आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक पेरिटोनियल ऑर्गन होता है। पेरिटोनियल ऑर्गन साथियों एक वो हिस्सा होता है हमारे शरीर का, वो अंग होता है जो हमारे शरीर के पीछे कमर वाले हिस्से में की तरफ होता है। जैसे सामने तो हमारे यहाँ पे लंग्स हो गए, फिर लीवर हो गए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो इसके पीछे जो है हमारे कमर वाले हिस्से पे हमारी किडनीज लोकेटेड होती हैं। किडनीज का जो वेट होता है ऑलमोस्ट 160 ग्राम टू 180 ग्राम्स होता है। जो इनकी लेंथ है 140 टू 150 सेंटीमीटर होती है। जो इनकी हाइट होती है वो 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जो किडनीज की थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर होती है। हमारी जो राइट किडनी है साथियों वो हमारी लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा होता है वो हमारे लीवर ने ऑक्यूपाई किया होता है। तो उसको जगह देने के लिए, उसकी प्लेसमेंट के लिए भगवान ने जो हमारी राइट किडनी की प्लेसमेंट वो थोड़ा सा नीचे की है। इसके अलावा जो किडनीज की मेन फंक्शन है, सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट किडनी का मेन फंक्शन होता है, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। साथियों, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, उसको प्यूरिफाई नहीं करती। मतलब किडनी हमारे खून को छानती है। प्यूरिफाई करने का काम हमारे लंग्स का है।
ये प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं। आप इन दोनों प्रोसेस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों जो प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये डिफरेंट प्रोसेस है और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के ज़रिए ही रेगुलेट होता है। ब्लड को प्यूरिफाई करना हमारे लंग्स का और हमारी स्प्लिन का काम होता है। लंग्स और स्प्लिन की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है और इनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, ये हम किसी और वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो किडनी का दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो यूरिन को प्रोड्यूस करवाना। यूरिन वही जो टॉयलेट हम बोलते हैं कि बॉडी में जब लीवर जब अमोनिया एक्सक्रेट करता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो अमोनिया किडनीज के जरिए यूरिया में कन्वर्ट होता है और वो यूरिया जो है यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा किडनीज जो है हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस को रेगुलेट करती हैं कि हमारी बॉडी में जो है खाना पच रहा है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक का है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का है, और पीएच बैलेंस उनका अगर एक पर्टिकुलर बैलेंस्ड उसमें अमाउंट में रहेगा तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्मूथली होती रहेंगी। इसके अलावा किडनीज के पास पावर होती है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी का कोई भी जो पॉइजन होता है वो किडनी उसके पॉइजन को के असर को डिसेबल कर देती है, उसके असर को ख़त्म सा कर देती है। ज़्यादा अगर क्वांटिटी में पॉइजन आया तो किडनी फिर वो झेल नहीं पाएगी, फिर वो पॉइजन से लड़ने का काम हमारे लीवर का होता है। इसलिए आप सबने कभी सुना होगा, देखा होगा कि मान लो किसी आदमी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली या किसी को जहर दे करके उसका मर्डर कर दिया गया, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जनरली डॉक्टर लीवर की ही जांच करते हैं कि भाई इसने कौन सा पॉइजन खाया था, किस क्वांटिटी में पॉइजन को का जो असर है लीवर ने उसको रोकने की कोशिश की, और किस क्वांटिटी में पॉइजन हमारी ब्लड स्ट्रीम्स के जरिए खून में मिक्स हुआ। तो वो सारा जो काम होता है वो हमारे लीवर का होता है, पॉइजन को डिसेबल करना। इसके अलावा जो किडनीज का जो बेसिक यूनिट है, मतलब जो किडनीज के जो सेल्स होते हैं उनको हम मेडिकली नेफ्रॉन बोलते हैं, और शायद इसीलिए आपने सुना होगा कि जो डॉक्टर किडनीज रिलेटेड डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। साथियों, एक जो हमारी किडनी है, ऑलमोस्ट 8 लाख नेफ्रॉन्स जब कंबाइन होते हैं टुगेदर तो एक हमारा किडनी बॉडी ऑर्गन तैयार होता है। और हमारी बॉडी में लेफ्ट और राइट साइड 2 किडनीज होती हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट 16 लाख नेफ्रॉन्स टुगेदर ज्वाइन होते हैं और हमारा किडनीज जो है बॉडी ऑर्गन वो बन के तैयार होता है। ये जो नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि आप लेफ्ट साइड के फोटो में वाइट कलर में आप देख रहे होंगे, और जो नेफ्रॉन का जो आगे वाला मुंह वाला हिस्सा होता है जो आप ये फोटो में देख रहे होंगे नीला नीला सा, ये हमारे नेफ्रॉन का फ्रंट फेस होता है। और ये जो नेफ्रॉन है इसके ऑलमोस्ट 3 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो मेन नेफ्रॉन का जो फ्रंट मुंह होता है जिसको हम मेडिकली ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं, इसका जो मेन फंक्शनिंग क्या है इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल की, ये हमारी बॉडी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के काम आता है। मतलब हमारे खून की गंदगी को सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से यहीं से छाना जाता है। और ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है ये हमारे ब्लड से सॉलिड वेस्ट को अलग करता है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स को भी हमारे से ब्लड से रिमूव अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। और इसके अलावा जो सेकंड बॉडी हमारा नेफ्रॉन का जो ऑर्गन है जिसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, देखो ग्लोमेरुलस कैप्सूल की फंक्शनिंग के दौरान जो तीसरा पॉइंट है कि ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स को भी हमारे ब्लड से सेपरेट कर देता है। वो इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो जिनकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक नेफ्रॉन का, वो वे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को रीस्टोर कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा से हमारे ब्लड के साथ मिला देता है।
जिनकी मतलब प्रॉपर जब उनका मेंटेनेंस हो जाएगा तो हमारा ब्लड पूरे तरीके से फिल्टर भी हो जाएगा और हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी इनकैपेबल होगी विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन में, और विटामिन्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारी बॉडी ठीक से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इसलिए इसके अलावा जो बॉमिन कैप्सूल का सेकंड इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग है वो हमारी ब्लड से जो यूजलेस सॉलिड वेस्ट है जैसे यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर है, उसको हमारे ब्लड से सेपरेट कर देता है। जो हमारे बॉडी में नेचुरल डायलिसिस होता है, नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तरीके से जो डायलिसिस होता है किडनीज में, वो इस बोमेन कैप्सूल वाले एरिया पे ही हमारे ब्लड का डायलिसिस होता है। इसके अलावा जो थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे नेफ्रॉन सेल का, वो होता है नेफ्रॉन। जो ये ग्लूमरस कैप्सूल और बोमेन कैप्सूल के अलावा जो पार्ट जो कि आप स्क्रीन पे आप नीचे वाले फोटो में देख रहे होंगे वाइट कलर का, जो ये टेढ़ी मेढ़ी सी जो पाइप बना रखा है, ये एक तरीके से इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन का जो इम्पोर्टेंट काम है, ये यूरिया और यूरिन वगैरह प्रोड्यूस करवाता है, और वो यूरिन की फॉर्म में हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। मतलब जो कंप्लीट वेस्ट मटेरियल है वो हमारे ब्लैडर में गॉल ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, और वो यूरिनरी ब्लैडर उसके बाद यूरेथ्रा के जरिए वो यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो किसी भी आदमी में के अंदर या किसी भी औरत के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उनका, वो ऑलमोस्ट 500 ग्राम, लगभग आधा लीटर यूरिन को वो स्टोर कर सकता है आदमी। इससे ज़्यादा तो मतलब उसको एकदम ऐसे फील होगा कि मेरे को बहुत जल्दी से टॉयलेट जाना है। ये मतलब एक कैपेसिटी होती है किसी भी आदमी की यूरिन को होल्ड करने की। और नॉर्मली 150 से 200 ग्राम के आसपास जब यूरिन हमारे ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है तो हमको फील होता है कि हाँ अब हमको टॉयलेट ले जाना चाहिए। तो जो किडनी के डिसफंक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी में मेन डिजीज होती हैं वो होती हैं कुछ इस तरीके की। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डिजीज हमारे किडनीज में होती हैं, किडनी स्टोन। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि भाई किडनी स्टोन हो गया है, या इसमें यूरेटर्स में स्टोन्स हो गए हैं, या फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो गए हैं, या यूरेथ्रा में। साथियों, पूरे किडनीज की जो लोकेशन है या जो जितने भी किडनीज के पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट में स्टोन हो सकता है, बन सकता है। जनरली जो स्टोन होता है वो ऑक्सलेट का डिपॉजिट होता है जो हार्ड फॉर्म में हो जाता है, और जो किडनीज के रास्ते में आए या यूरेटर्स के रास्ते में आए या यूरिनरी रास्ते में आए तो वो क्या है, यूरिन के फ्लो को रोक देता है। और यूरिन फ्लो नहीं होगा तो आदमी को बहुत जबरदस्त दर्द भी महसूस होता है, और ऐसा दर्द जो बर्दाश्त के बाहर होता है एक तरीके से। और अगर उसका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इमीडिएटली डेथ भी हो जाती है इंसान की। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो किडनी रिलेटेड डिजीज़ या जो बहुत कॉमन डिजीज़ है वो ये किडनी स्टोन ही है आजकल के टाइम पे। और आजकल तो ये किडनी स्टोन इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि मतलब हर चौथा व्यक्ति किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा है। और साथियों, ऑपरेशन करवाना किडनी स्टोन का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत से पेशेंट मेरे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने एक बार दो बार अपना किडनी स्टोन का ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन किडनी में स्टोन फिर से बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे बॉडी ने कहीं ना कहीं कोई स्टोन डेवलप किया है किसी बॉडी ऑर्गन में, तो हमारी बॉडी के पास ऑटोमेटिकली इतनी पावर है कि उसको उस स्टोन को ऑटोमेटिकली वो डिजल्व भी कर लेगी। कोई स्टोन फॉर्मेशन टूट भी जाएगा और वो रास्ता क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन ये सारे प्रोसेस को ठीक से मेंटेन करने के लिए हमारी एक्यूरेट अच्छी डाइट होनी चाहिए।
वो डाइट जो हमारे पूरे होल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ठीक से रेगुलेट करता रहे। इसके अलावा जो सेकंड किडनी रिलेटेड डिजीज़ हैं वो है यूरेमिया, जिसको हम आम भाषा में किडनी सिस्ट या यूटीआई इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। यूरेमिया के केस में क्या होता है साथियों कि जब हमारे बॉडी में अमोनिया लेवल ज़्यादा हो जाए, यूरिन में अमोनिया का जो लेवल है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, उसकी वजह से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। हमारी किडनीज की सरफेस के चारों तरफ छोटी छोटी सिस्ट भी बन जाती हैं, और हमारे टॉयलेट के रास्ते में यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन की वजह से जलन भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जो लोग अक्सर लेडीज़ या जेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि भाई यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया है या इन्फेक्शन हो गया है, तो वो ये समझ लीजिए कि वो यूरेमिया नाम की डिजीज़ से अफेक्टेड है। और इस डिजीज़ का ठीक से टाइम किया गया तो ये धीरे धीरे किडनी कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। साथियों, इन्फेक्शन कोई छोटी मोटी मतलब बीमारी नहीं है। अगर उसको समय रहते अगर हमने उसकी देखभाल की, टाइम पे ट्रीटमेंट किया, तो हमारा किडनीज के सारे फंक्शन ऑलमोस्ट ठीक से रहते हैं। जनरली यूरेमिया जो है किडनीज फेलियर होने की पहली स्टेज का सिम्टम है। जब किसी आदमी की किडनी फेल हो रही हो, मतलब वो अपना फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर पा रही हो, उसका जो क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज हो रहा हो, यूरिन में प्रोटीन का लेवल या अमोनिया का लेवल बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि समझ जाना चाहिए कि उसकी किडनीज फेल हो रही हैं, अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर रही हैं। तो ये जो लक्षण हैं आप इनको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और इसके अलावा जो अगला इम्पोर्टेंट फंक्शन है या जो अगली इम्पोर्टेंट बीमारी है हमारी किडनीज में यूरिक एसिड की बढ़ जाने से, वो गाउट है। गाउट, जिसको हम आम भाषा में गठिया भी बोलते हैं। गाउट या गठिया, जब हमारे यूरिन में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो जो यूरेमिया हो गया, लेकिन वो यूरिक एसिड जब बॉडी से बाहर ही ना निकले, वो छोटे छोटे जो सॉलिड वेस्ट क्रिस्टल्स हैं वो हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम्स में कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते रहें, और वो क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं किसी बॉडी के जॉइंट में जाके जब फंस जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जॉइंट का एरिया सूजना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप इन फोटोज में देख रहे होंगे। तो वो जो जॉइंट के बीच में जब वो क्रिस्टल्स फंस जाते हैं यूरिक एसिड के, तो वो हमारा जॉइंट एरिया सूजना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पे बहुत जोर का दर्द होता है। गाउट या गठिया, अगर आप सही मायने में किसी गाउट अफेक्टेड पर्सन से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसा बताएगा कि ऐसा दर्द होता है कि मेरे से बर्दाश्त करना बाहर हो जाता है। जो आदमी गाउट से पीड़ित होता है, गठिया वगैरह से, वो दिन रात यही दुआ करता है भगवान से कि या तो मेरे को उठा लो या इस रोग से मुक्ति दे दो। साथियों, गाउट से ही संबंधित जो हमारी दूसरी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने से ही हमारी बॉडी में उत्पन्न होती हैं, जिनको हम आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटाइटिस वगैरह बोलते हैं। और यही कारण है कि आजकल ये आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस ये हमारे बॉडी में इतना तेजी से फैलता है कि जिसकी वजह से हमारे हाथ पांव के जो नॉर्मल अपीयरेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो एरिया सूज जाता है और वहाँ पे दर्द भी बहुत होता है। साथियों, मेडिकल साइंस में ये जो रोमेटाइटिस है या आर्थराइटिस है, इनका प्रॉपर कंप्लीट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई डिजीज है, जैसे रूमेटाइटिस, आर्थराइटिस या ऑस्टोआर्थराइटिस या गैस्ट्रोटाइटिस, मतलब जिस बीमारी के आगे आइटिस लगा हो, वो समझ लीजिए कि वो सारी बीमारी यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने की वजह से है। मतलब जो उनका लीवर है वो अमोनिया का प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा हो रहा है, किडनीज अपना फंक्शनिंग ठीक से कर नहीं रही हैं कि वो अमोनिया को उसमें यूरिक एसिड में कन्वर्ट करें, और यूरिक एसिड कम प्रॉपरली हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है। साथियों, ये जो गठिया है या ये रूमेटाइटिस वगैरह है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है,
और अगर किसी मेरे दर्शक को जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं मिल रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार मेरे से जल्द आकर मिलिएगा, क्योंकि ये बीमारी एक तरीके से लाइलाज बीमारी की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा जो अगली बीमारी है, जो मतलब कह सकते हैं कि एंड स्टेज किडनी ने काम करना बंद कर दिया, और तो उस आदमी का क्या होता है, किडनी फेलियर। और जिस केस में किडनी का जो मेन नेचुरल काम होता है डायलिसिस करना हमारे ब्लड का, फिर वो डायलिसिस जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी मशीन के जरिए होता है। साथियों, जिस आदमी का डायलिसिस चल रहा हो, वो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल मौत के दरवाजे पर खड़ा है, क्योंकि मेडिकल साइंस में आप डायलिसिस चाहे कभी तक करवाते रहिए, डायलिसिस से कभी भी किडनी की फंक्शनिंग ठीक नहीं होने वाली। डायलिसिस के ज़रिए किडनी की जो फेलियर की डिजीज़ है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। अगर आप में से कोई भी साथी या कोई भी मेरा दर्शक ये किडनी फेलियर या डायलिसिस के लक्षण अगर उसको दिख रहे हैं या डायलिसिस शुरू हो गए हैं, और तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीनन ये जो किडनी रिलेटेड किडनी फेलियर की डिजीज़ है आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। आपकी ओरिजिनल किडनी ही बिल्कुल हेल्दी तरीके से काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि डायलिसिस के केस में क्या होता है, जब मशीन के जरिए फिल्टर किया जाता है, तो ये मशीन कोई बॉडी का ऑर्गन तो है नहीं है, तो ये इंसान का बनाया हुआ ये एक मशीन है। तो ये जो है हमारे ब्लड से इम्पोर्टेंट मिनरल्स को भी फिल्टर कर लेता है, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत कमजोरी आ जाती है। और मतलब और अगर हफ्ते में 2 या 3 बार या 10 दिन में एक बार भी अगर डायलिसिस की नौबत आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि उस आदमी का वो जीना नहीं है, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसकी सांसें चल रही हैं, वैसे तो वो आदमी मरा ही हुआ है। तो ये किडनी फेलियर या किडनी डायलिसिस मतलब बहुत गंभीर बीमारी है। और अगर आपको ये किडनी फेलियर के लक्षण नज़र आ रहे हैं, जैसे मान लो किडनी पे सूजन आ गई है, बुखार बार बार हो रहा है, टॉयलेट का प्रेशर आ रहा है लेकिन टॉयलेट हो नहीं पा रहा है, एक दो दो बूंद निकल रही है, हमारे पेट में पानी भर रहा है, या हमारे शरीर का कोई भी अंग फूल रहा है, स्वेलिंग हो गई है वहाँ पे, तो ये सारे लक्षण एक तरीके से किडनी फेलियर के हैं। तो आप इनको लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रीटमेंट करवाइए। इसके अलावा जो दूसरा हमारा मेडिकल साइंस के पास जो इसका ट्रीटमेंट है, कि मान लो भी किसी बंदे की किडनी फेल्स हो गई हैं और डायलिसिस महीने 2 महीने से उसका चल रहा है, तो उस केस में डॉक्टर उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई आप जो है किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, मतलब कोई डोनर व्यक्ति अपनी किडनी आपको दे, हेल्दी किडनी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो जो डोनर दे वो किडनी उसकी खुद ही डैमेज और वही आपको इम्प्लांट कर दे। और किडनी ट्रांसप्लांट के केस में क्या है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जो डोनर ने आपको किडनी दी वो किडनी बिल्कुल हेल्दी तरीके से आपकी बॉडी में सूट करेगी और ठीक से काम करेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और ये जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है, एक तो बहुत महंगा होता है और टिकने की तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई 1 मिनट भी ना चले। और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आज की तारीख में कोई डोनर भी तो होना चाहिए जो अपने बॉडी का एक ऑर्गन आपको डोनेट करने को तैयार हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने, और जो अंत में सबसे खतरनाक बीमारी जो हम कह सकते हैं एंड स्टेज डिजीज, वो है किडनी का कैंसर। जैसे कि मैंने पहले जो लक्षण मैंने बताए थे कि यूरीमिया के केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन अगर होता रहे, हमारी बॉडी में अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा होता रहे, किडनी उसको ठीक से यूरिक एसिड में ना कन्वर्ट कर पाए, तो क्या होता है कि किडनीज की सरफेस के चारों तरफ छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिनको किडनी सिस्ट एक अलग तरीके की बीमारी के बारे में जानते हैं। और ये अगर अनकंट्रोल्ड अमाउंट में हो, बहुत ज़्यादा सिस्ट हो जाए और इन सिस्ट का साइज लगातार बढ़ता जाए, तो वो जो बीमारी है जिसको हम किडनी कैंसर बोलते हैं। तो साथियों,
ये जो मेरा आज का वीडियो था इस किडनीज के बारे में था। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो चैनल का नाम है आखिरी उम्मीद। आखिरी उम्मीद मैंने अपने चैनल का नाम सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि ज़्यादातर जो है ना पेशेंट मेरे पास आते हैं वो अपनी बीमारी के एंड स्टेज में, एडवांस स्टेज में ही मेरे पास आते हैं। मेरे पास आने से पहले वो बहुत से डॉक्टर्स को, बहुत से हॉस्पिटल्स में, बहुत से नीम हकीम लोगों को ट्राई कर चुके हैं, घरेलू नुस्खे, हर तरीके के एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी पे कर चुके हैं। और जब उनसे कोई उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो एक तरीके से आखिरी उम्मीद लेकर मेरे पास आते हैं। और भगवान की दया से आज तक मैं उनकी हर एक उम्मीद पर खरा उतरा हूँ। मतलब जो भी पेशेंट मेरे पास आए हैं वो आज तक बिल्कुल ठीक ही हुए हैं। तो साथियों, अगर आपको भी इस तरीके की कोई गंभीर बीमारी है तो आप प्लीज़ एक बार मेरे से आके मेरे क्लिनिक में मिलिएगा। मेरा फ़ोन नंबर और पूरा क्लिनिक का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कीजिए और भगवान करे कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े मेरे से कांटेक्ट करने की। आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट हों, स्वस्थ हों, हेल्दी हों। लेकिन फिर भी क्योंकि आज के टाइम पे बीमारियां जो हैं एक अनसर्टिनिटी हो गई है, कब किसको क्या बीमारी बन जाए कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आप किसी गंभीर रोग से जुड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं उस रोग से, तो प्लीज़ एक बार मेरे से मिलिएगा। धन्यवाद।